नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया है अपना चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और ये एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाठ जो है लिखा गया है, ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म है 1880 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनका जन्म स्थान लमही ग्राम वाराणसी। और इनके कुछ उपन्यास भी हैं, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और कहानियों का विशाल संग्रह, पूरा एक विशाल संग्रह 8 भागों में मान सरोवर के नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। और देखिए, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, उनके ये सब नाटक भी हैं, कुछ निबंध भी हैं, जैसे कुछ विचार के नाम से प्रकाशित है। और गोदान इनके हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में भी इनके विषय में जाना था। अपने पूरे जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में है आपकी चित्रित, उसमें इनका पूरा जीवन परिचय दिया गया है कि किस तरह से इन्होंने अभावों में इनका जीवन बीता और इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। उसके बाद यह असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने वहां पर लेखन कार्य अपना शुरू कर दिया। और इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर जैसे कि लेखक जो है स्वतंत्रता के लिए लिखते थे, तो ये जो कहानी पूरी यहाँ पर है, देखिए नाम इसका है दो बैलों की कथा, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी स्वतंत्रता के महत्व को बताती है कि कितना ज्यादा जरूरी होता है इंसान के जीवन में, स्वतंत्रता कितनी ज्यादा जरूरी होती है। और जब कोई मनुष्य एक तरह से किसी बंधन में होता है तो वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है अपने आप को स्वतंत्र कराने की, कितनी ज्यादा वो कोशिशें करता है अपने आप को स्वतंत्र कराने की। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने स्टार्ट भी कर दिया था अपने लास्ट सेशन में, काफी कुछ चीजें हमने इस पाठ में जानी थी। तो कुछ ये कहानी कुछ इस तरह की है जिसमें यहाँ पर एक तरह से जानवरों के विषय में बताया गया। तो सबसे पहले जो पाठ हमारा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कि गधा जो है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि कहा गया है कि गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। और जब हमें किसी भी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ बताना हो कि ये तो महा बेवकूफ है या एकदम एक तरह से परले दर्जे का बेवकूफ है, तो उसको गधा कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, वो कहते हैं कि क्या गधा सच में बेवकूफ है। क्या उन्होंने, हमने लास्ट सेशन भी पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि क्या गधा सच में बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है और इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके सीधेपन की वजह से उसको ये पदवी मिली है या फिर वो सचमुच ही एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से सीधा है। तो देखो यहाँ पर कंपेयर भी किया है उन्होंने कि गायें तो सींग भी मारती हैं और अनायास ही मारती, यानी कि कभी कभी ऐसे ही आपने देखा होगा कि गाय के पास जाएंगे तो वो आपको इस तरह सींग से मारने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने कहा जो ब्याही हुई गायें होती हैं वो तो अनायास ही बिना फालतू में ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। और कुत्ता भी गरीब बहुत जानवर है, एक तरह से कुत्ते की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। तो गधे को कभी हमने क्रोध करते हुए नहीं सुना और न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, जितनी चाहे खराब घड़ी सड़ी हुई घास खिला दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। और वैशाख में वो भले ही एक आध बार को लहल कर लेता है और दूसरा उसको कभी खुश होते हुए भी कभी किसी ने नहीं देखा, यानी कि एक जैसे भाव उसके चेहरे पर हमेशा हर परिस्थिति में रहते हैं, यानी कि हर स्थिति में उसके चेहरे पर एक जैसे भाव रहते हैं। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद
स्थायी रूप से छाया रहता है, कि विषाद जो है वो स्थायी रूप से, स्थायी तौर पर छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कि जिस तरह से कभी होता है कि बहुत अच्छा चारा मिल गया या कभी कुछ नहीं मिला, तो जैसे इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि खुशी में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश, यानी कि वो अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से दुख में भी इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यही रीजन है कि इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में आए हुए इन सुख दुखों को समान भाव से ग्रहण नहीं करता। लेकिन गधे में एक ये क्वालिटी है कि वो चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी दशा में हमने उसको बदलते हुए नहीं देखा है। और ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। यानी कि भोलेपन, सीधेपन की अगर बात करें तो उसको, उसके जो गुण है ऋषि मुनियों की भी पराकाष्ठा को पार करते हैं। यानी कि बहुत एक उच्च दर्जे के उसके गुण हैं इस हिसाब से। पर इंसान उसको बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर हमने आज तक नहीं देखा, कि ये तो एक सद्गुण है कि इंसान सुख दुख को समान भाव से झेले और उसको कोई भी परिस्थितियां विचलित ना करे। दुख में वो बहुत ज्यादा दुखी ना हो, सुख में वो बहुत ज्यादा खुश ना हो, और जीवन में लाभ हानि से उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। तो ये सब चीजें तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो ऐसी बातों के होने के बावजूद भी इतने सारे सद्गुणों का अनादर होना तो कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अब शायद लेखक कहते हैं कि शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा सीधा होना भी शायद संसार के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ कहा गया है, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा। तो ये उस टाइम की बात यहाँ पर बता रहे हैं जो हमारे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस टाइम पे हमारे देश में ब्रिटिश शासकों का राज था। हमारा देश अंग्रेजों का, एक तरह से अंग्रेजों के अधीन था। तो उस टाइम पे काफी सारे आंदोलन चल रहे थे, और यहाँ क्या, भारत के जो लोग हैं वो बाहर भी जाते थे, अमेरिका जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे या अफ्रीका जाते थे। तो वहां पे भारतीयों की बहुत ज्यादा दुर्दशा होती थी, बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती थी, उन्हें परेशान किया जाता था। और अमेरिका में तो उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता था, वो गोरों का देश था, वहां तो घुसने ही उन्हें नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि बेचारे शराब नहीं पीते थे, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे, जी तोड़ कर काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चार बातें सुनकर भी अपना गम खा जाते थे। यानी कि किसी से बहस नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, फिर भी बदनाम है। क्यों? कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। यानी कि ये उनके उनकी तरफ से देखा जाए तो ये सब चीजें जीवन के आदर्शों को कम करती हैं। यानी कि आप अपने लिए नहीं लड़ सकते, आप बहस नहीं कर सकते, आप पैसा जोड़ने की बातें करते हैं और आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, गधा मजदूरी करते हैं, आप शराब नहीं पीते, यानी कि आप जीवन का आनंद नहीं लेते। तो ये सब चीजें उनकी नजर में थी कि ये जीवन का आदर्श नहीं है, कि अगर आप इंसान हैं और आपने इतना थोड़ा बहुत नहीं किया तो क्या क्या किया। तो ऐसा उनकी नजर में था, अंग्रेजों की नजर में ऐसा था कि हम जीवन के आदर्शों को नीचा दिखाते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी कि अगर सामने से उन्हें कोई चार बातें सुना रहा है तो वो उससे झगड़ कर आ जाते, उससे लड़ाई कर लेते या मारपीट करते या कुछ एक तरह से गलत काम करते और अपने पैसों को उड़ाते, और एक तरह से बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई है, तो शायद वो सभ्य कहलाने लगते। तो फिर जापान की मिसाल दी कि एक ही विजय ने उसको संसार की सभ्य जातियों में बता दिया कि एक तरह से क्योंकि उसने लड़ाई की, उसने विद्रोह किया, वो लड़ा, तो उसको कहा गया, सब उससे डरने लगे और कहा कि ये जो है माना जाना देश है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है, हमने यहाँ पर उसके बारे में पढ़ा था, गधे का एक छोटा भाई है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, जिसके अर्थ में हम गधे का
प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रयोग हम उसी के अर्थ में करते हैं। और उसके मिलते जुलते अर्थ भी हैं, बछिया के ताऊ, और कुछ बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, और कई रीतियों में अपना असंतोष भी वो प्रकट करता है, तो इसीलिए उसको गधे से नीचा दिखाया है। यानी कि वो गुस्सा भी करता है, वो असंतोष भी प्रकट करता है, कई बार अड़ियल बैल भी हमने देखे हैं, तो इसीलिए उसको गधा तो नहीं कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमने झूरी कांची के बैलों के बारे में पढ़ा था। झूरी कांची जो है उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। और देखिए दोनों पछाई जाति के बैल हैं, और दोनों देखने में काफी ज्यादा सुंदर हैं, काम में चौकस हैं, डील में ऊंचे हैं, और बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों का आमने सामने आसपास बैठे हुए एक तरह से दोनों का अच्छा भाईचारा हो गया है, मित्रता हो गई है, और दोनों आपस में ही बैठकर मूक भाषा में अपना विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं मूक भाषा में। देखिए जो जानवर है उनकी कोई भाषा नहीं होती, वो अपनी मूक भाषा में ही एक दूसरे की बात समझते हैं। और शायद ये सब इंसानों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी, यानी कि इंसानों में ही नहीं, जीवों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी शायद हम ये नहीं कर सकते, यानी कि बिना किसी की प्रॉब्लम बताए ही हम उसके दिल की बात जान जाए, उसकी समस्या को समझ जाए, तो ये तो हम भगवान बन गए। अगर हम किसी की प्रॉब्लम अगर उसके मन, उसके चेहरे को देखकर, उसके मन की बातों को समझकर अगर हम जान जाते हैं, तो हम उसके लिए भगवान हो गए, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इंसानों में सर्वश्रेष्ठ, जीवों में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य भी ऐसा नहीं कर पाता, यानी कि वो भी एक दूसरे के मन की बात तब तक नहीं समझ पाता जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं की जाती वो बात। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कभी कभी जो है एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभी सींगे मिला लिया करते थे। और यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि विग्रह के नाते नहीं, विनोद के नाते, प्रेम के नाते, आत्मीयता के नाते। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो घनिष्ठ दोस्त होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनमें जैसे ही वो आपस में मिलते हैं उनमें ढोल धप्पा होने लगता है, एक दूसरे को पीटने लगते हैं, क्योंकि वो है बेस्ट फ्रेंड, वो है सगे मित्र, सच्चे मित्र। और इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी है। अगर ये सब ना किया जाए, मार पिटाई ना की जाए, एक दूसरे को पीटा ना जाए, या एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बातें ना की जाए, तो ये दोस्ती थोड़ा सा फुसफुसी हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही जो फुसफुसी दोस्ती हो जाती है, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ होते हैं आपके जस्ट फ्रेंड्स। जैसे ही आप उनसे मिलते हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, रोज मिलते हैं भले, तो एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें बनाते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, कभी जोर का धप्पा रख देते हैं, कभी मुक्का मार देते हैं। लेकिन जो आपके जस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको आप केवल हेलो हाय कर देते हैं। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, अपने घर से लेकर, अपने पढ़ाई से लेकर, अपनी इमोशंस से लेकर। लेकिन जो आपके जस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी दोस्ती पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, ये देखिए इस तरह के बैल थे कि जिस वक्त इनको या तो हल या गाड़ी में जोता जाता, तो उस टाइम पे ये गर्दन हिला हिलाकर ऐसी चेष्टा करते थे कि सारा बोझ केवल मेरी ही गर्दन पे हो। एक इस तरफ से गर्दन हिलाता और एक इस तरफ से गर्दन हिलाता, तो ये सोचता कि मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को थोड़ा सा कम बोझ सहना पड़े। दिन भर बाद दोपहर या संध्या में जब दोनों खुलते, तो एक दूसरे को चाट चाट कर ही अपनी थकान मिटाते थे। और नाद में खली भूसा जब पड़ जाता था, तो दोनों साथ में उठते, नाद में मुंह डालते, और एक साथ ही खाते, और फिर एक साथ बैठ जाते। अगर एक ने नाद में से मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता, यानी कि अगर एक का पेट भर गया तो समझो दूसरे का भी
भर गया। तो यानी कि मित्रता दोस्ती बहुत ज्यादा घनिष्ठ थी, बहुत ही ज्यादा पक्की थी दोनों जानवरों के बीच। तो देखिए ये चीजें मैंने आपको पहले भी क्लास 8 में भी शायद पढ़ाई होंगी कि जो इंसान होता है उससे ज्यादा इमोशंस, यानी कि उतने ही इमोशंस जो है पशुओं में भी होते हैं। अब हम अपने इमोशंस को व्यक्त कर देते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं, लेकिन वो इसी तरह से अपने इमोशंस बताते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर कोई जो डॉगी है आप उसको पालते हैं कुछ दिन, और फिर अगर आप उसको छोड़ देते हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, वो आपके डॉगी से या आपकी कैट से या आपके जानवरों से, और खास तौर पर पहाड़ों पर सबके घर में गाय भैंस होती है, और जो सबसे ज्यादा उनकी सेवा करता है, यानी कि जो दिन भर उनको घास चारा भूसा पानी नहलाना धुलाना, अंदर रखना बाहर रखना, धूप में रखना, अंदर बिठाना, नहलाना धुलाना, साफ सफाई, जो दिन भर उसकी सेवा करता है, अगर वो 4 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाता है तो गाय जो है उदास हो जाती है। वो ना तो अच्छे से पानी पीती है, ना अच्छे से खाना खाती है, क्योंकि उसको हैबिट हो गई है, आदत हो गई है अपनी उस मालकिन या मालिक की, जिससे वो एक तरह से हर टाइम जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं एनिमल्स में भी। तो इसी तरह का एक कनेक्शन इन दोनों के बीच में भी था कि ये दोनों साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही पानी पीते थे, साथ में ही नाद में मुंह डालते, साथ में ही नाद से मुंह हटाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो झुरी था उसने दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। अब देखिए उनको नहीं पता था कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, तो उनको लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है, और अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। और देखिए कोई जाने पर कौन जाने कि झुरी के साले गया को घर तक कोई गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि जो एक बार क्या हुआ कि जो झूरी था उसने अपने इन दोनों बैलों को अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के मायके भेज दिया। उसके भाई झूरी के अपने उसके भाई जो यहाँ पर झूरी का जो साला था गया, उसको उसके साथ भेज दिया दोनों बैलों को। तो क्या हुआ, अब उनको लगा कि हम दोनों को बेच दिया गया है, क्योंकि ऐसे तो हमें कोई लेकर नहीं जाएगा, तो बेच दिया गया है। तो उनको अपना यूं बेचा जाना अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उस गया को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि उसको गोई तक जाने में दांतों तले पसीना आ गया। यानी कि बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ी, और पीछे से वो हाँकता जाता तो दोनों बाएं बाएं भाग जाते, दाएं बाएं भाग जाते। पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके करते रहते। तो इस तरह से अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, तो उस टाइम पे उन दोनों की सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम पे उन दोनों की परिस्थिति ऐसी थी कि अगर ईश्वर ने भगवान ने उन्हें वाणी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो हमेशा तुम्हारी सेवा ही की है, तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो हम और काम कर लेंगे, हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना पसंद है। यानी कि वो उस टाइम पे इस तरह से उन्हें फील हो रहा था कि भगवान ने अगर उन्हें एक बार के लिए भी जबान दे दी होती तो वो झुर्री से ये पूछते कि क्या कमी रह गई थी हमारी सेवा में, क्या कमी रह गई थी हमारे काम में, अगर तुम चाहो तो हम और मेहनत करेंगे, हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना पसंद है। क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अपने दोनों उन बैलों से, और वो उन्हें हर समय खाना देता था, पानी देता था, भले ही काम करवाता था लेकिन बहुत प्यार से रखता था दोनों को। तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें कभी भी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ भी खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब वो चाहते हैं कि अगर उनके पास जबान हो, अगर उन्हें वाणी मिले, तो वो एक बार अपने मालिक से जरूर पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखिए संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से,
बड़ी मुश्किल से, मतलब गया उनको जैसे लाया था उसे ही आज पता था। तो बड़ी मुश्किल से जो दोनों बैल थे, अब वो अपने नए स्थान पर पहुंच चुके थे। दिन भर भूखे थे। जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उस पर मुंह नहीं डाला, क्योंकि उनके लिए ये जगह बहुत नई थी, लोग बहुत अलग थे और उतना ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी नहीं थे। जबकि देखिए वो रास्ते भर भूखे थे, दिन भर भूखे थे, फिर भी उन्होंने नाद में मुंह नहीं डाला। उनका दिल भारी हो रहा था, जैसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर था, नया गांव था, नए आदमी थे, उन्हें सब बेगाने लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सब नया था। नया घर, नए लोग, नए आदमी, नया गांव, तो ये सब उन्हें बेगाने लग रहे थे। और तब उन्होंने अपनी मूक भाषा में ही एक दूसरे से सलाह की और दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से यानी कि अपने तिरछी आंखों से दोनों ने देखा एक दूसरे को और लेट गए। यानी कि अब उन्होंने कुछ आपस में ही डिस्कशन किया, आपस में ही डिस्कस किया कि कि अब क्या करना है। तो देखिए अब क्या हुआ, जब गांव सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े पगड़े पगहे तुड़ा डाले। पगहे यानी कि जो खंबे उन्होंने गेंठे हुए थे उनको बांधने के लिए, तो दोनों ने जोर लगाया काफी, क्योंकि ताकतवर तो वो बहुत ज्यादा थे। तो दोनों ने काफी जोर लगाया और दोनों पगहे तुड़ा डाले, घर की तरफ भाग गए। पगहे बहुत मजबूत थे, जो पगहे थे वो बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। जो उनकी कीलें थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, बिल्कुल भी अनुमान नहीं हो पा रहा था कि कोई उनको तोड़ सकता है। और वो घर की तरफ चले गए। अब इन दोनों में इस टाइम पे दुगनी शक्ति आ गई थी, दुगनी ताकत आ गई थी। अब वो दोनों दुगनी ताकत से भाग रहे थे और एक तरह से एक एक झटके में उन दोनों ने रस्सियां भी तोड़ दी। तो जब वो झुर्री सुबह प्रातः जब वो उठकर उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। उसने क्या देखा कि दोनों बैल जो है चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दन पर आधा आधा गराव लटका हुआ है। यानी कि वो समझ गया कि ये जो गराव इनकी गर्दन पर आधा लटका हुआ है, अर्थात ये वहां से कीले उखाड़कर, रस्से तोड़कर रात को भाग आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से घुटने से पांव तक नीचे, घुटने से पांव तक वो कीचड़ में सने हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था। और दोनों की आंखों में क्या झलक रहा था? विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था। यानी कि वो अपने मालिक से गुस्सा कर रहे थे, अपने मालिक से विद्रोह झलका रहे थे और साथ में वो प्यार भी था। वो साथ में प्यार भी था कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें आप ही सेवक चाहिए, हमें आपकी ही सेवा करनी है। आप हमारी सेवा कीजिए, आप हमें जैसा खाना देंगे, आप जैसा रहन सहन देंगे हम वैसे रह लेंगे, जितनी मेहनत करवाएंगे हम कर लेंगे, लेकिन हमें आपके साथ ही रहना है। ये प्रेम था और विद्रोह था कि आपने हमें भेजा कैसे वहां। तो ये सब चीजें उनकी आंखों में झलक रहा था। तो उस टाइम पे जो एक तरह से झूरी ने दोनों बैलों का, अपने झूरी जो था उसने दोनों बैलों का स्नेह देखा, प्यार देखा। उसने देखा कि दोनों बैल जो है किस तरह से उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तो झूरी ने जब दोनों बैलों का स्नेह देखा तो वो बहुत ज्यादा गदगद हो गया और उसने दौड़ कर दोनों को गले लगा लिया। और प्रेमालिंगन चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसने क्या किया, जाकर दोनों को गले लगा लिया और दोनों के माथे चूम लिए। तो ये दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत ही मन को भाने वाला था कि एक पशु और एक व्यक्ति के बीच में जो प्रेम था किस तरह से वो यहाँ पर झलक रहा था।
वो दोनों अपने मालिक की सेवा करना चाहते थे, वो दोनों चाहते थे कि हम यहीं पर मरें, हम इन्हीं की चाकरी में मरें, हमें कहीं और नहीं जाना। और वो भी अपने दोनों बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था। तो इस तरह से ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। गांव और घर के लड़के जमा हो गए और ये दृश्य देखने के लिए आसपास के जितने भी लोग थे, जितने भी गांव घर के लोग थे, लड़के थे, वो जमा हो गए। सबने तालियां बजाई, सबने तालियां बजाकर उन बैलों का स्वागत किया, उनके प्रेम को देखा, उनकी लगन को देखा। और गांव के ये इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी कि घटना गांव के इतिहास के लिए ये बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि गांव में अक्सर ज्यादातर सभी लोगों की गाय भैंस होती है और सभी अपनी गाय भैंसों से उतना ही प्रेम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे फिर वो गाय हो, डॉगी हो, कैट हो या कोई भी अन्य पालतू जानवर, अगर आप उसको कुछ दिन अच्छे से पालते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो भी आपसे फिर उतना ही स्नेह करने लगते हैं। तो देखिए, ये कोई बहुत अभूतपूर्व घटना नहीं थी, लेकिन बाल सभा ने, जो गांव के लड़कों की बाल सभा थी, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों जो शूरवीर थे, उन दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि इतना प्रेम देखकर, इतना एक तरह से अपने मालिक के लिए इतना स्नेह देखकर सभी गांव वालों ने निश्चय किया, जो बाल सभा थी गांव की, जो बच्चों की टोली थी, उन्होंने निश्चय किया कि दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, स्वागत में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई थोड़ी सी चोकर लेकर आया, तो थोड़ी सी भूसी लेकर आ गया। और एक बालक ने तो कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। तो दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं, वो तो उस जन्म के आदमी है। तो देखिए कितनी सुंदर ये कथा है। और अभी केवल स्टार्टिंग के पड़ाव पे हम हैं, काफी सारी चीजें इसमें शेष हैं। अभी आप देखेंगे कितना कुछ उन्हें झेलना है अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।